बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट ऑसिलेशन। चैप्टर्स का नाम है ऑसिलेशन। चैप्टर्स का नाम भी है, एक टर्म भी है। इफ़ अ बॉडी आर अ पार्टिकल एग्जीक्यूट repeated movement or repeated motions about the fixed point, about the mean positions, then its motion is called oscillations. Yeah, that is called harmonic motions, that is called vibration also. तो डिफाइन करते हैं और उसको लिखते भी हैं। If a body execute repeated movement about a mean positions, then its motion is called oscillatory, that is called oscillation, vibration या vibratory motion। तो उसमें इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? मोशन ऑफ द स्विंग, झूला डेली लाइफ की एक चीज़ है जिसको हम एंजॉय करते हैं, स्पेशली बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। स्विंग जो है तो स्विंग ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशंस। जैसे मैं बाजू को हिला रहा हूँ तो ये ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली। मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ द बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग, motion of the wire of guitar या स्टार etc. बेसिक टर्मिनोलॉजी में, बेसिक टर्मिनोलॉजी वाइब्रेशन, ये टर्म ज़्यादा इस्तेमाल होती है vibrations to and fro motion about a fixed point। इसी को मेन पोजीशन भी कहा जाता है, इसी फिक्स पॉइंट को मेन पोजीशन भी कहा जाता है। इसको बैक एंड फोर्थ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। बैक एंड फोर्थ motions, to and fro motions of a body, of an object about the fixed point। और वही फिक्स पॉइंट जो है उसको हम क्या कहते हैं? मेन पोजीशंस भी उसी को कहा जाता है। तो इसमें वाइब्रेशंस का लफ्ज़ दोनों तरह इस्तेमाल होता है, एज अ वर्ब, एज अ नाउन। इंग्लिश की बात मैं बता रहा हूँ आपको, एज अ वर्ब, एज अ नाउन। तो एज अ नाउन ये एक मैं पेंडुलम बना रहा हूँ और ये दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये पेंडुलम ए से ओ से होता हुआ बी अगर जाए और फिर वापस आए और वापस आए ए पर, तो दिस इज वन वाइब्रेशंस एज अ नाउन। एज अ नाउन ये एक वाइब्रेशंस कहलाएगी। फिर सुने, अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, मैं उसको ए से स्टार्ट करता हूँ, फ्री करता हूँ और वो जा रहा है इस लाइन ऑफ एक्शंस के ऊपर, ये इसकी मेन पोजीशन है, बी तक जाता है और फिर यहाँ से वापस आते आते वापस ए के ऊपर आ जाता है। तो ये क्या कहेंगे कि पेंडुलम हैज़ कंप्लीटेड वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन। और उसकी जो मोशन है दैट इज़ ऑसिलेटरी मोशंस, दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। तो ये टर्म जो है वाइब्रेशन, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होगी, तो इसको जहन में रखना। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन
वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। फिर है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस completed in 1 second, number of vibrations completed in 1 seconds. It is denoted by F, having units cycles per second, जिसको बुक्स में CPS लिखा जाता है, या हर्ट्ज जिसको एब्रीविएशन में HZ लिखा जाता है। तो ये इसकी यूनिट्स हैं और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या होगा कि F इज़ 1/T। ये टाइम पीरियड को डिनोट किया जाता है T से, और टाइम पीरियड की यूनिट्स सेकंड्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हर्ट्ज या CPS होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, या T इज इक्वल टू 1/F, T इज इक्वल टू 1/F, या F इज इक्वल टू 1/T। ये दोनों क्वांटिटीज रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे का। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और टर्म आ रही है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशंस, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशंस। आपके सामने डायग्राम है। तो ड्यूरिंग दिस ऑसिलेशंस ये बॉब कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा। तो दिस इज़ पोजीशन का जो चेंज है, तो उसको हम मीन से मेजर करें, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। एनी डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और उसकी कई वैल्यूज हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। जब बॉडी मीन पोजीशंस के ऊपर होगी तो हम डिस्प्लेसमेंट उसका क्या लेंगे, 0 से लेंगे। अगर वो मीन से हटके है, एट एनी विद द टाइम ये पोजीशन चेंज कर रहा है, तो साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। और आखिर में एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, maximum displacement from the main positions, maximum displacement from the main positions। तो मैक्सिमम वैल्यू तो सिर्फ एक ही हो सकती है, जाहिर मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकती है। इसी डायग्राम में O से B तक का डिस्टेंस या O से A तक का डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट वी कॉल एम्पलीट्यूड। maximum displacement from the main position is called amplitude। तो amplitude हो या displacement हो, these both are measured in मीटर या सेंटीमीटर्स। मीन इसकी जो यूनिट्स होंगी डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखा क्या जाएगा, जनरली सेंटीमीटर्स। बहरहाल सेंटीमीटर्स, मीटर्स, ये दोनों जो है इसकी यूनिट्स कहलाती हैं। अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल
हार्मोनिक मोशन, यही मेन टॉपिक है इस चैप्टर्स का और थ्रू आउट इसी को डिस्कस किया जाएगा मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, सच टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, such type of vibratory motions in which the acceleration of the body is directly proportional to the displacement and is directed toward the mean positions, the mean position. Such type of vibratory motion, oscillatory motions in which acceleration is directly proportional to the displacement. क्या मतलब होगा? डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा हो, मीन वो बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है वो मीन से जितना दूर होगी उसका एक्सेलेरेशन भी उतना ज़्यादा हो। Acceleration is directly proportional to the displacement and is directed towards the main position. Acceleration चूँकि वेक्टर्स क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो फिजिक्स क्या कहती है कि उस एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मेन पोजीशंस, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशंस। तो सबसे पहला केस मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली A is proportional to X, A is proportional to X, X for displacement, X displacement का सिंबल है और ये इक्वेशन बता रही है कि X ज़्यादा तो A भी ज़्यादा होगा, X कम है तो A भी कम होगा, X ज़ीरो है तो A भी ज़ीरो होगा। मीन पोजीशंस के ऊपर एक्सेलेरेशन जो है किसी बॉडी का वो ज़ीरो होगा और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर जो एक्सेलेरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। और माइनस का साइन जो इंडिकेट करता है कि दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशंस। चाहे बॉडी इधर से आ रही है, इधर जा रही है, इधर से वापस आ रही है, हर हालत में उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशंस। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम ऐलान कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, वी बिलीव कि इस बॉडी की जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि सबसे पहला केस है वो है फॉर द बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग, मोशन ऑफ द बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग, motion of the body attached with a spring। ये सबसे पहला हमारा केस है। इसकी डायग्राम भी बनाते हैं और लेट ये मैं एक साइड पे डायग्राम बना रहा हूँ। A body of mass m like a spherical bob is attached with a spring and is placed on a smooth horizontal surface। Smooth horizontal surface जब हम ये लफ्ज़ बोलेंगे, लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम फ्रिक्शन को लिफ्ट नहीं करा रहे। We supposed that friction is zero, friction acting on this bob is ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करते हैं, इसको राइट पे फोर्स लगाते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करने के बाद ये मैंने इस बॉब को स्ट्रेच किया, राइट पे डिस्प्लेस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और बॉडी को डिस्प्लेस किया थ्रू द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x। ठीक, तो जब मैं इसको फ्री कर दूंगा तो क्या होगा, ये बॉब जो है दौड़ के वापस आएगा, मीन पे आएगा
मीन पे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये बॉडी अटैच द स्प्रिंग, ये इसकी मीन पोजीशन है। हम इस पे फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करते हैं और बॉडी को ले जाते हैं इस पोजीशन पे जिसको नॉमिनेट कर दिया ए। जब मैं इसको जहाँ से फ्री कर दूंगा तो ये बॉब दौड़ के वापस आएगा, मीन पे पहुँचेगा, लेकिन मीन पे रुकता तो नहीं है। क्या करेगा वो, और आगे मूव करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। और कंप्रेस्ड पोजीशंस में अगर मैं इसको बना दूं तो ये इसकी नई पोजीशन है बी, मैं इसको कहूँगा। तो इसका मतलब है कि ये बॉब जो है इन दो पोजीशंस के दरमियान में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब इसकी फिज़िक्स जो है वो डिस्कस करता हूँ, साथ साथ लिखते भी हैं कि लेट body of mass m is attached with a spring and placed on a smooth horizontal surface as shown। इनिशियली बाप जो है इस मेन पोजीशंस पे है और रेस्ट के ऊपर फोर्स F is applied and on the body and we displace it through the distance, the displacement x as shown। Now at extreme positions, at position A there are two forces acting on this body, on this metallic spherical bob. One is applied force and other is restoring force। जो स्प्रिंग लगा रहा है मैंने उसको राइट पे स्ट्रेच किया ओ से ए की तरफ, लेकिन स्प्रिंग के अंदर भी ये सिर्फ पाई जाती है कि जब भी हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, तो उसके अंदर भी एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो ए पॉइंट के ऊपर जब मैंने उसको डिस्प्लेस करके वहाँ ले गया तो, और इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर है, तो रेस्ट का मतलब है कि अप्लाइड और रेस्टोरिंग फोर्स शुरू में बराबर है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट, ये बराबर हैं। फिर हमने इसको फ्री कर दिया। फ्री करने का मतलब क्या होगा कि अप्लाइड फोर्स को हमने ज़ीरो कर दिया। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मेटालिक स्फेरिकल बॉब इज दिस restoring force। The only force acting on this bob is this restoring force। So in response of that force, ये बॉब जो है मीन की तरफ मूव करते हुए, आगे आते हुए अल्टीमेट मीन के ऊपर आ जाता है, लेकिन एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। लिहाजा जब वो मीन पोजीशन के ऊपर आएगा तो वो रुकेगा नहीं, बल्कि आगे मूव करेगा। That will continue its motions toward the next positions B। और इस सूरत हाल में क्या होता है कि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, और जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो उससे भी एक फोर्स डेवलप होती है जिसको हम कंप्रेशनल रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और वो उस बाब की मोशंस को क्या करेगा, अपोज करेगा। बाब ए से ओ से बी तक इस डायरेक्शन में आ रहा है तो रेस्टोरिंग फोर्स, जो ही वो बाब जो है वो मीन को क्रॉस करके आगे आएगा तो रेस्टोरिंग कंप्रेशनल रेस्टोरिंग फोर्स उसको वापस डिस्प्लेस करना, वापस पुश करना शुरू कर देगी। तो जब वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी, जैसे हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। यही बात इस बाब के साथ भी होगा कि जब वो मीन को क्रॉस करेगा टूवर्ड्स बी तो अब उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्रेशनल रेस्टोरिंग फोर्स। लेकिन इनर्शिया की वजह से एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, इनर्शिया भी होता है। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, इनर्शिया है, तो बॉडी मूव करते 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 अल्टीमेट क्या होता है, बॉडी रुक जाती। नाउ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, और रुक जाने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी तो जीरो हो गई, इनर्शिया खत्म हो गया, स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड एंड देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉब। कौन सी, कंप्रेशनल रेस्टोरिंग फोर्स। अब वो फोर्स उसको फिर वापस पुश कर देगी और ये बॉब जो है वो वापस चलते 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 मीन तक जा पहुंचेगा।
और जब ये बॉब मीन के ऊपर पहुंचता है उस वक्त फिर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, रेस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गई, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब वो बॉब रुक नहीं सकता, यहाँ पे आगे मूव करेगा, क्रॉस करेगा मीन को। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, चूंकि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। सो हम इनर्शिया के मध्य लगाएंगे कि इनर्शिया की वजह से बॉब जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ही ओ को क्रॉस करके आगे चलेगा स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, फिर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई जिसकी डायरेक्शन मीन की तरफ है। स्प्रिंग फिर वापस पीछे से खींचना शुरू कर देता है बॉब को, आगे जाने नहीं देता, लेकिन वेलोसिटी की वजह से, इनर्शिया की वजह से बॉब आगे जा रहा है, लेकिन पीछे से फोर्स उसको खींच रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मीन फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड है या टुवर्ड्स द मीन है, तो क्या होगा? इस वक्त फिर फोर्स उसकी वेलोसिटी के अपोजिट है। बॉब आगे जा रहा है ओ से ए की तरफ और फोर्स पीछे खींच रही है, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट उसकी वेलोसिटी फिर कम होना शुरू हो जाएगी, और कम होते होते अल्टीमेट जब ए पोजीशंस के ऊपर बॉब पहुंचता है तो एक दफ़ा फिर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन स्प्रिंग इज़ फुली स्ट्रेच्ड, जैसे ये डायग्राम पड़ी है, उसके ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स है अगेन दैट बिकम्स मैक्सिमम, अगेन दैट बिकम्स मैक्सिमम। रुका फॉर एन इंस्टेंट और वहाँ से फिर वापस चला वो बॉडी जो है। तो इस तरह ये ऑसिलेट कर रही है। तो इस सारी सिचुएशन में दो ही चीज़ें हैं जो मजबूर कर रही हैं इस बॉडी को कि वो स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है कि वो ऑसिलेट करे अबाउट दिस पोजीशंस, मीन पोजीशंस के अबाउट जो है वो ऑसिलेट करती है। तो वो दो फोर्सेस, वो दो चीज़ें क्या हैं? रेस्टोरिंग फोर्स विच फॉलोज हुक्स लॉ, जो आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा, और दूसरा है इनर्शिया। इसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। रेस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए और साथ साथ इनर्शिया भी होना चाहिए, तो तब जो है वो बॉडी ऑसिलेट करती है। तो इसमें मज़ीद लिखता हूँ कि हमने इसको डिस्प्लेस किया थ्रू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एज शोन। नाउ वी रिलीज, नाउ वी मेक इट फ्री, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ये restoring force which follows Hooke's law. According to this law, F restoring minus K X, एक होती है अप्लाइड और एक होती है रेस्टोरिंग। अप्लाइड के लिए F इज इक्वल टू के एक्स लिखा जाता है, माइनस का साइन नहीं होता, लेकिन जब हम F रेस्टोरिंग मीन स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होती है जिसको रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, तो उसमें हमेशा ये माइनस का साइन लगा देते। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये फार्मूला है, और ये फार्मूला बता रहा है कि अगर ये के कांस्टेंट होता जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है, एक्स ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, एक्स कम होगा तो फोर्स कम होगी, एक्स ज़ीरो तो रेस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो। ये बात जहन में रखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या उसकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है? वो है F इज इक्वल टू एम ए। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं कि सिंस रेस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑसिलेट द बॉडी अटैच द स्प्रिंग, सो बाय equating these equations 1 and 2, kx is equal to ma या a is equal to minus k by m into x, where k spring constant, m mass of the body, ये भी constant है। तो k by m जो है, k बाई एम ये कांस्टेंट है, k बाई एम क्या है? कांस्टेंट है। तो अपर इक्वेशंस के लिए क्या लिख सकते हैं? दैट इज a इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस एक्स या a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये फाइनल इक्वेशंस जिसमें
इक्वेशंस क्या फरमाती है कि x जितना ज़्यादा होगा एक्सेलेरेशन उतना ज़्यादा होगा, और माइनस का साइन बता रहा है कि उस एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशंस, दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशंस। तो ये फाइनल इक्वेशंस प्रूव करती है दैट इज़ बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बॉडी अटैच द स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक दफ़ा फिर सुनते हैं कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर है, हमने उसको स्ट्रेच किया, एक दफ़ा फिर सुनने गौर से, तो मैंने फोर्स लगाई, मीन अप्लाइड है, और स्प्रिंग जब स्ट्रेच हुआ तो उससे डेवलप हुई रेस्टोरिंग फोर्स। वो अप्लाइड के अपोजिट है, वो पीछे खींच रही है, अप्लाइड उसको राइट पे खींच रही है, वो वापस मीन की तरफ खींच रही है, खींच के आके रोका हमने। रुकने का मतलब है ये दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट। क्या कर दिया फिर हमने, इसको फ्री करना है। फ्री का मतलब क्या होता है, हमने अप्लाइड फोर्स को जीरो कर दिया, अप्लाइड फोर्स को जीरो कर दिया। देन द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ये रेस्टोरिंग फोर्स है, और रेस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ को फॉलो करती है। ये आपके सामने है kx है। क्या मतलब, ये मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, दूर है, रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी। अच्छा, अब अगली बात, जब फोर्स मैक्सिमम होगी तो एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम होगी। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, F = ma होता है, F = ma है, और उधर से F = -kx है। तो जब x ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, जब फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा। अब यहाँ से बॉडी ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होके वापस जा रही है, देन व्हाट अबाउट x, कम होता जा रहा है। देन व्हाट अबाउट द फोर्स, कम होती जा रही है। देन व्हाट अबाउट एक्सेलेरेशन, वो भी कम होता जाएगा, लेकिन एक फैक्टर्स बढ़ भी रहा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रही है। वापस जाते 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 टिल बॉडी रीचेस द मीन पोजीशंस। जब मीन पोजीशंस के ऊपर पहुंचेगी तो x 0, मीन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फोर्स 0, एक्सेलेरेशन भी 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम। यहां से हम आगे किसके मथे लगाते, इनर्शिया की बात करते हैं। अब वेलोसिटी जब मैक्सिमम है तो ये तो नहीं हो सकता कि बॉडी यहां रुक जाए। उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से, जिसको हम इनर्शिया का नाम देते हैं, वो आगे मूव करता है, मीन को क्रॉस करके ओ से बी की तरफ जा रहा है। स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल पोजीशन है स्प्रिंग की जब बॉडी मीन के ऊपर होती है, और जो ही बॉडी आगे मूव करेगी स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। स्प्रिंग ना खुशी से स्ट्रेच होता है, ना खुशी से कंप्रेस होता है। दोनों सूरतों में वो फोर्स उसके अंदर डेवलप हो जाती है, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। कंप्रेस होते वक्त हम उसको कंप्रेशनल रेस्टोरिंग फोर्स कह देते हैं, बट दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स। क्या करेगी, बॉडी आगे मूव कर रही है, स्प्रिंग को तो पुश कर रही है, तो वो तो मैंने कहा ना खुशी से पुश नहीं होता, उसने फोर्स लगा देनी है बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन। बॉब इधर जा रहा है, फोर्स उसके अपोजिट होगी, क्या करेगी, तो जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है, सो दैट कॉजेज डिक्रीज इन द वेलोसिटी, उसकी इमोशन, उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन स्प्रिंग मुसलसल कंप्रेस होता जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, और होते 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 बॉडी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर आ जाती है। नाउ स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड, कंप्रेशनल रेस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम बिकॉज एक्स इज मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम है तो फोर्स मैक्सिमम है, फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी टेंड्स टू 0। तो ये 0 जो होना होता है फॉर अ मोमेंट, ये नहीं होता कि वो कुर्सी के ऊपर जाके बैठ जाएगा जहाँ पे, नहीं, ये चेंज है जिसको मैं मैथमेटिकल अंदाज में भी अभी समझाऊंगा। तो जो ही इसकी वेलोसिटी 0 होती है फॉर एन इंस्टेंट, हम कहते हैं इनर्शिया खत्म हो गया, अब स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस, मैक्सिमम रेस्टोरिंग फोर्स फिर उसको वापस जो है वो पुश कर देती है, और ये बॉडी एक्सट्रीम से फिर वापस मीन की तरफ आ रही है, उसी बात को रिपीट करते हुए। सो फाइनली हमने इसमें ये कंक्लूड कर लिया कि ये जो बॉडी अटैच द स्प्रिंग है दैट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसमें मैं एक नंबर की गेम जो है ना आपके सामने रखता हूँ, और आप इसको जो है एंजॉय करेंगे कि 0 वेलोसिटी है, ये 0 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो इधर से, ये A है, O है, B है, वेलोसिटी 0, 4 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 9 7 4 0, ये वेलोसिटी की लाइन है, ये वेलोसिटी है,
जब भी बॉब एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर होता है तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम है। अब जो वेलोसिटी बढ़ रही है 4, 7, 9 मीन के ऊपर आके मैंने लिखा 10 दैट इज मैक्सिमम। इसको क्रॉस करके फिर इसने कम होना शुरू हो गया 9, 7, 4, 0। एक्सेलरेशंस क्या चीज होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखें सबसे पहले चेंज कितना है 4, फिर कितना है 3, फिर कितना है 2, फिर कितना है 1, 0 एंड अगेन 1, 2, 3 एंड 4। ये लाइन एक्सेलरेशंस की है। आमतौर पे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी वेलोसिटी 0 है, सर कह रहे हैं एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा जब वो स्टार्ट लेते हैं एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए। तो आप इस नंबर्स की गेम्स में अगर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो कंसेप्चुअली यू विल बी वेरी क्लियर कि यार हाँ वेलोसिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन शुरू में बढ़ना या चेंज जो है वो ज़्यादा है 0 से 4, और अगले स्टेप में उसी टाइम के अंदर 4 से 7 तो चेंज कितना है 3 का, फिर 7 से 9 वेलोसिटी तो बढ़ी है, 7 से 9 ज़ाहिर बढ़ गई है, लेकिन दोनों में फ़र्क चेंज कितना हुआ वेलोसिटी के बढ़ने का, इजाफा कितना हुआ है 2। ये इजाफा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो जो x कम हो रहा है ये चेंज भी कम होता जा रहा है और अल्टीमेट बॉडी मीन के ऊपर आ जाती है जहां उसकी वेलोसिटी तो मैक्सिमम है लेकिन फोर्स 0 होती है। तो एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशंस के ऊपर 0 होता है। अब इससे जो ही आगे चलेगा, ये देखें 10 से 9 हुई वेलोसिटी तो उसका चेंज कितना है 1 मीटर्स पर सेकंड का चेंज है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन एक्सेलरेशंस। अगले स्टेप में 9 से 7 2 का 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का चेंज है जी, एक्सेलरेशन आ गया। 7 से कम होते होते 4 हो गई, 3 का चेंज आ गया, और 4 से चलते चलते 0 हो गई, कितना चेंज आ गया 4 का चेंज। तो ये चेंज मीन ये एक्सेलरेशंस की लाइन है, ये वेलोसिटी की लाइन है। आप इसको लिखना नहीं है कहीं पेपर के अंदर, जस्ट अपने जहन को फ्रेश करना है इस नंबर की गेम से जो मैंने आपके सामने लिखी है। ये सिर्फ अपने समझाने के लिए है, अपने आप को समझने के लिए है, समझाने के लिए है कि ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हाउ दीज आर रिलेटेड इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो फिजिकली हम यही देखते हैं कि जहाँ वेलोसिटी कम होती जा रही है वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा होता जा रहा है, और जहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाता है। तो सच टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशंस जो हमने प्रूव किया कि जो बॉडी अटैच्ड द स्प्रिंग है उसकी जो मोशन है दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आखिर में मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये अक्सर बच्चों को जो है ना इसका पता नहीं होता, बस कह देते हैं रेशो है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के की मैं बात कर रहा हूँ, सिंस एफ इज इक्वल टू के एक्स, के किसके बराबर हो गया एफ बाई एक्स। एक लिहाज से रेशो है, बिल्कुल ठीक है, ये फोर्स और उसके रिस्पांस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी रेशो है। लेकिन मैं एक और अंदाज में आपसे के इज इक्वल टू एफ फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, फॉर एक्स इक्वल टू 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर्स या 1 सेंटीमीटर्स, उसके रिस्पांस में अब मैं इसको डिफाइन कैसे करता हूँ, k इज इक्वल टू दैट फोर्स, k इज इक्वल टू दैट फोर्स विच कॉजेज यूनिट एक्सटेंशन इन दैट स्प्रिंग, विच कॉजेज यूनिट एक्सटेंशन इन दैट स्प्रिंग। k स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट फोर्स विच कॉजेज यूनिट एक्सटेंशन, चाहे मीटर्स में लें चाहे सेंटीमीटर में लें, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर्स, तो वो जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। मसलन न्यूमेरिकल्स के अंदर k की वैल्यू है 10 न्यूटन्स पर मीटर्स। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है फोर्स 10 न्यूटन है विच कॉजेज यूनिट एक्सटेंशन 1 मीटर्स इन दैट स्प्रिंग। तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन्स पर मीटर्स। अगर लिखा है 2000 न्यूटन्स पर मीटर्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि जिस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी यूनिट एक्सटेंशंस के लिए 1 मीटर्स के थ्रू अगर उसको एक्सटेंशन हम देना चाहें तो उसके लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी? 2000 न्यूटन फोर्स जो है वो चाहिए होगी। तो ये एक्स्ट्रा एक बात है
जो आपको क्लियर होनी चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में।